अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के बदले 4 ऑप्शंस नीचे दी गई हैं। इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन को इन सर्कल करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट। इस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी है? उसमें देखना है कि इन सारी ऑप्शंस में से किस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने से ये आंसर आ रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर लिखें x इज इक्वल टू 1/2n+1, तो इस फॉर्मूले में अगर हम x n की जगह पर होल नंबर्स पुट करते जाएं, 1/2 इंटू 0 + 1, तो 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 + 1, ये बनेगा 1/0 + 1 1, 1/1 1। उसके बाद अगर हम यहाँ पर n की जगह पे 1 पुट कर दें तो ये बनेगा 1/2 1 2 + 1 1/3। तो इसी तरीके से ये आंसर आया 1, ये आंसर आया 1/3। तो इस फॉर्मूले में n की जगह पे होल नंबर्स पुट करने से ये आंसर आते जाएंगे। इसके अलावा n की जगह पे 0 पुट करें, 1 2 3 पुट करें तो ये आंसर नहीं आएंगे। इसलिए इस MCQ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। सेकेंड MCQ है हमारे पास, इफ A इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन पावर सेट ऑफ A इज। एम्प्टी सेट का हमने पावर सेट देखना है। तो पावर सेट में हमें क्या करना होता है, किसी भी सेट के साइडों पे एक और सेट वाली ब्रैकेट लगा देनी है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारे पास पावर सेट है, ऑप्शन ए और डी, ये दोनों एम्प्टी सेट हैं और ये एम्प्टी सेट नहीं है। हमने एम्प्टी सेट का पावर सेट लिखना है, तो एम्प्टी सेट लिख के उसके साइडों पे पावर सेट की ब्रैकेट्स लगा दी, तो ये एम्प्टी सेट का पावर सेट बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 3, इफ U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, A इज इक्वल टू 1 2 3 और B इज इक्वल टू 3 4 5। अगर है U माइनस A इंटरसेक्शन B, यानी A और B का इंटरसेक्शन लेके उसमें से U में से वो माइनस कर दें। यहाँ पर A और B में ये 3 कॉमन है, यानी A इंटरसेक्शन B का आंसर आएगा हमारे पास 3। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3। अब हमने U में से A इंटरसेक्शन B माइनस करना है। तो सेट U में हमारे पास 1 2 3 4 और 5 तक नंबर्स हैं और A इंटरसेक्शन B का आंसर है 3। जब U में से ये वाला 3 निकाल देंगे तो बाकी रह जाएगा हमारे पास 1 2 4 और 5। तो हमारे पास ऑप्शन है 1 2 4 5, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। MCQ नंबर 4, इफ A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट्स देन n ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू। कह रहा है A और B दो ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट ना हो, यानी कोई दो सेट जिनमें कोई ना कोई नंबर कॉमन जरूर हो। जैसे यहां पर मैं एक सेट A लिखा हुआ है और एक सेट B लिखा हुआ है, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो A और B ओवरलैपिंग सेट्स हैं। वो सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं और जिनमें कुछ कॉमन होता है वो ओवरलैपिंग सेट होते हैं। तो कहता है A में से B को माइनस करने से क्या आंसर आता है, उसके एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी। तो इसकी राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सेट A है 1 2 3 4 और एक सेट B है 3 4 5। तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें, ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं क्योंकि A और B में कुछ नंबर्स कॉमन हैं, ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें तो आंसर आता है 3 4। तो इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। अब A में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास,
4 एलिमेंट्स हैं। एन ऑफ ए का मतलब है सेट ए के एलिमेंट्स, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स। यानी ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2। अब वो पूछना चाह रहा है कि अगर हम ए में से बी को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उस आंसर में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स में से ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद को माइनस कर देंगे। तो देखें, अगर ए में से बी को माइनस करें यानी सेट ए में से बी वाले नंबर्स निकाल दें तो बाकी इसमें 2 ही एलिमेंट्स बचते हैं। ए माइनस बी में सिर्फ 1 और 2 आता है, तो एन ऑफ ए माइनस बी इसके इक्वल होता है, और यही हमारी ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 5, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए सबसेट है बी का, यानी ए एक छोटा सेट है और बी एक बड़ा सेट है, यानी ए के सारे नंबर बी के अंदर मौजूद हैं, एंड बी माइनस ए इज नॉट एम्प्टी सेट, यानी अगर बी में से ए को माइनस करें तो आंसर एम्प्टी सेट नहीं आता। देन एन ऑफ बी माइनस ए, तो बी में से ए को माइनस करने से जो आंसर आता है उस आंसर में कितने एलिमेंट्स हैं? इस एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगर बी में से ए को माइनस करें तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, वो एलिमेंट्स की तादाद मालूम करने का ये फॉर्मूला है, इसलिए ये राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 6, इफ एन ऑफ ए यूनियन बी इज 50, एन ऑफ ए इज 30, एन ऑफ बी इज 35, देन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज, वो आंसर फाइंड करना है। कह रहा है अगर ए और बी का यूनियन लें तो उसमें 50 एलिमेंट्स हैं, ए में 30 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 35 एलिमेंट्स हैं। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, एक्सरसाइज नंबर 3.2 में। उसके मुताबिक एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमें दी गई है 50, और एन ऑफ ए, सेट ए के एलिमेंट्स की तादाद हमें बताई गई है 30, और सेट बी के एलिमेंट्स की तादाद बताई गई है 35, और हमें ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स की तादाद मालूम करनी है। तो ये 30 और 35 ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 65। ये 50 इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाली वैल्यू इक्वल के लेफ्ट साइड पर आके प्लस वाली वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से 65 में से 50 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 15। 15 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू एक्स वाई जी, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कंटेन्स एग्जैक्टली। कहते हैं अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हों, अगर हम इन दो सेट्स की मदद से कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें ए क्रॉस बी, जैसे हमने 3.3 में सीखा क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उसके अंदर कितने पेयर्स बनेंगे? इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12। यानी अगर हम ए और बी की मदद से कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसके आंसर में टोटल 12 पेयर्स बनेंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू। यानी ये हमें फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन में x की जगह पर a प्लस 1 पुट करके वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन में x की जगह पर a प्लस 1 पुट कर दें, यहाँ पर भी x की जगह पे a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3, x की जगह पे a प्लस 1 और प्लस 2, यहाँ पर a प्लस 1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलें, बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1,
यहाँ पर -3 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, -3a माइनस प्लस माइनस 3 1 जार 3 + 2, उसके बाद ये बच गया a², यहाँ पर +2a -3a, ये बन गया -a, और 1 + 2 ये बन गया 3, और ये -3 वैसे का वैसे, ये +3 इस -3 से कैंसिल हो गया और आंसर आ गया हमारे पास a² - a, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9, गिवन दैट f of x is equal to 3x plus 1 if fx is equal to 28 then the value of x is। हमें एक ये फंक्शन दिया गया है और एक ये फंक्शन दिया गया है, इन दोनों की मदद से x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ये भी fx की वैल्यू है और ये भी fx की वैल्यू है। अगर fx की ये वाली वैल्यू हम इसकी जगह पर पुट कर दें 3x + 1 = 28, तो यहाँ से 3x = 28, ये +1 इधर आके -1 हो गया। 3x = 28 में से 1 माइनस करें तो 27, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10, लेट a = 1 to 3 and b = ab, two non-empty sets and f from a to b be a function। ये एक फंक्शन है डिफाइंड एज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अगर हम इस फंक्शन के मुताबिक और इस a और b सेट के मुताबिक इसकी डायग्राम बनाएं तो यूं बनेगी, और अगर हम डायग्राम को देखें तो सेकंड सेट में से कोई नंबर मिस नहीं है। और अगर हम इसकी रेंज भी लिखें, फंक्शन की रेंज लिखें, तो हमारे पास आंसर आएगा ए बी, और सेट बी जो है उसमें भी एलिमेंट्स ए और बी हैं। हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि अगर फंक्शन की रेंज और सेट इक्वल हो जाएं तो ऐसा फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन होता है, जिसको हम ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर है f इज सर्जेक्टिव, यानी ऑन टू, सर्जेक्टिव फंक्शन को ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। दर्जा दैल सेट्स को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। 2 के पार्ट 1 में हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए हम नंबर्स की एक लिस्ट बनानी होती है। इसके टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसमें लिखा हुआ है x = 2n, x सच दैट x = 2n, यानी इस सेट में जो नंबर्स आने हैं उनका नाम है x और उसकी वैल्यू है 2n, और इस 2n में जो n की जगह पर हम नेचुरल नंबर्स पुट कर सकते हैं। तो जब हम 2n में n की जगह पे नेचुरल नंबर्स पुट करेंगे 1 2 3, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 4 6, और इसी तरतीब से चलते जाएंगे। यानी इस सेट में जो नंबर्स आएंगे वो 2 का टेबल होगा 2 4 6 एंड सो ऑन, कभी ख़त्म नहीं होंगे। याद रखना है बच्चों आसानी के लिए, 2n का मतलब है 2 का टेबल लिखते जाना है। n की जगह पे 1 2 3 4 लगाते जाएंगे तो ये नंबर्स आते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, इसमें लिखा हुआ है x = 2m + 1, और इस फॉर्मूले में जो m है उस m का ताल्लुक भी नेचुरल नंबर से है। यानी अब 2m + 1, अब इस फॉर्मूले में m की जगह पर हमने नेचुरल नंबर्स पुट करने हैं। 2 1 = 2 +1, फिर m की जगह पे 2 पुट करेंगे +1, m की जगह पे 3 पुट करेंगे +1। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, उसमें 1 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3,
उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 4, 4 में 1 ऐड करेंगे, आंसर आएगा 5। फिर m की जगह पे पुट करेंगे 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 में 1 ऐड किया 7। तो इस तरतीब से 3, 5, 7 सो ऑन आखिर तक नंबर चलते जाएंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो याद रखना है 2n हमेशा इवन नंबर्स बनाने का फॉर्मूला होता है और 2m+1 हमारे पास ओड नंबर्स बनाने का फॉर्मूला होता है। 2 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर दें तो वो ओड नंबर्स का फॉर्मूला बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3, x सच दैट x इज इक्वल टू 11n। यहाँ पे 11n लिखा हुआ है, यानी 11 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है वो आगे लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले में जो n की जगह पे नंबर्स पुट करने हैं वो होल नंबर्स होने चाहिए और वो n की वैल्यू 11 से लेस होनी चाहिए। यानी जो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है वो होल नंबर्स यानी 0 से स्टार्ट होते हैं। 11n में n की जगह पे 0 पुट करना है, फिर n की जगह पे 1, n की जगह पे 2 पुट करते जाना है। कहाँ तक पुट करना है? n की जगह पर n की वैल्यू 11 से छोटी होनी चाहिए, यानी 11 से छोटा 10 होल नंबर होता है। तो n की जगह पर 0 से लेकर 10 तक होल नंबर्स पुट करने हैं। जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखते जाएं। 11 0 0 और 11 1 11, 11 2 22 और चलते जाएंगे। 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, यानी इस सेट में 0 से लेके 110 तक नंबर्स आएंगे। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर, यानी इस सेट में जो नंबर्स आने हैं वो इवन नंबर्स हैं और वो x की वैल्यू 4 से ग्रेटर होनी चाहिए और x की वैल्यू लेस देन 6, यानी x की वैल्यू 4 और 6 के दरमियान हो और इवन नंबर हो। तो 4 और 6 के दरमियान कौन सा इवन नंबर होता है? 4 के बाद 6 ही आता है। 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं होता, इसलिए ये एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, x सच दैट x बिलोंग्स टू o, यानी इस सेट में जो नंबर्स लिखने हैं वो ओड नंबर्स होने चाहिए। o फॉर ओड नंबर्स, और वो ओड नंबर्स 5 से ग्रेटर या 5 के इक्वल होने चाहिए और x की वैल्यू 5 से 7 से लेस होनी चाहिए, यानी 5 से बड़े और 7 से छोटे ओड नंबर्स लिखने हैं और 5 भी शामिल है। तो पहले तो 5 लिखेंगे, फिर देखते हैं 5 और 7 के दरमियान कोई ओड नंबर नहीं होता। 5 और 7 के दरमियान 6 होता है और 6 इवन नंबर होता है और हमने यहाँ पर सिर्फ ओड नंबर्स लिखने हैं। और 5 भी इसलिए लिखा है क्योंकि इसके नीचे इक्वल लिखा हुआ है। इक्वल का मतलब है 5 लिखना है, यहाँ पर नीचे इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब है 7 इस सेट में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, x सच दैट x बिलोंग्स टू q। q मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी इस सेट में जो नंबर्स लिखने हैं उनका ताल्लुक रैशनल नंबर्स से होना चाहिए और वो नंबर ऐसा होना चाहिए जिसका स्क्वायर लें तो आंसर 2 आए। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेने से आंसर 2 आता है, लेकिन स्क्वायर रूट 2 खुद इर्रेशनल नंबर है, यानी जिस नंबर का स्क्वायर लेने से आंसर 2 आ सकता है वो नंबर है स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 खुद इर्रेशनल नंबर है, यानी कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लेने से आंसर 2 आता हो, इसलिए यहाँ पर आंसर एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7, x सच दैट x बिलोंग्स टू q एंड x इज इक्वल टू -x, यानी यहाँ पर ऐसे रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो आपस में इक्वल हों लेकिन उनके साइन डिफरेंट हों। तो ऐसा रैशनल नंबर सिर्फ 0 ही है, क्योंकि 0 इज इक्वल टू -0, 0 का साइन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो 0 ही 0 के इक्वल होता है। इसके अलावा कोई भी सेम नंबर हो, जो नंबर इधर लिखा हो वही नंबर इधर लिखा हो, लेकिन उन दोनों के साइन डिफरेंट हों, इधर प्लस वाला है इधर माइनस वाला है,
और वो आपस में इक्वल भी हों, तो 0 के अलावा कोई और नंबर पॉसिबल नहीं है। इसमें सिर्फ 0 आएगा जो आपस में इक्वल भी होगा और उनके साइन भी डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि 0 प्लस वाला और माइनस वाला 0 ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी यहाँ पर हमने वो नंबर्स लिखने हैं जो रियल नंबर्स हों, और x डज नॉट बिलोंग्स टू q प्राइम, यानी x का ताल्लुक इर्रेशनल नंबर से नहीं है। यानी इस सेट में जो नंबर्स लिखने हैं वो रियल तो होने चाहिए लेकिन वो इर्रेशनल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन लेने से बनते हैं, और वो कहता है कि यहाँ पर जो नंबर्स लिखने हैं उनका ताल्लुक इर्रेशनल नंबर से नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है जब रियल नंबर्स में से इर्रेशनल नंबर्स निकाल देंगे तो सिर्फ रैशनल नंबर्स बचेंगे, तो हम यहाँ पे सिर्फ Q लिख देंगे और ये हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर है और यही इसकी टेबुलर फॉर्म है, क्योंकि इसके अलावा रैशनल नंबर्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है और टेबुलर फॉर्म में सिर्फ ऐसे ही लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सेट U है 1 से लेकर 10 तक, उसमें नंबर्स हैं सेट A है 2 4 6 8 10, सेट B है 1 2 3 4 5 और सेट C है 1 3 5 7 9, और हमें कह रहा है लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मंदरजा झैल के हमने सॉल्व करके सेट लिखना है। यहाँ पर हमारे पास है A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है हमने U में से A को माइनस करना है, तो सेट U है हमारे पास 1 से लेके 10 तक नंबर्स, 1 2 3 से लेके 10 तक नंबर्स हैं, माइनस सेट A। सेट A में हमारे पास इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 और 10, और जब इस U में से A वाले नंबर्स माइनस कर देंगे, यानी 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स में से ये इवन नंबर्स माइनस कर देंगे तो सिर्फ यहाँ पर ओड नंबर्स बचेंगे 1 3 5 7 और 9, यानी यहाँ पर 1 है लिख दिया, 2 जो नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं वो यहाँ से निकाल देने हैं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है वो निकाल दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 4 की बारी है, यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ 4 लिखा हुआ है 4 यहाँ से निकाल दिया। इस तरीके से 1 से लेकर 10 तक नंबर्स में से ये वाले नंबर्स निकाल दिए, बाकी जो यहाँ पर बच गए वो इधर लिख दिए। ये A कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। इसी तरीके से हमने B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। B कॉम्प्लीमेंट का मतलब है U में से B को माइनस करना है, तो सेट U में हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं, 1 2 3 से लेके 10 तक, माइनस सेट B है हमारे पास 1 2 3 4 5। अब हमने U में से ये B को निकाल देना है, यानी सेट U में ऐसे नंबर्स जो B के अंदर लिखे हुए हैं वो निकाल देने हैं। U में से B वाले नंबर्स निकाल देंगे, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, यानी U में से 1 से लेकर 5 तक नंबर निकाल दें, बाकी बच गया 6 7 8 9 और 10। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, A यूनियन B। हमने A और B का यूनियन लेना है। A की जगह पे A वाला सेट लिख दें, वो है 2 4 6 8 और 10, फिर यूनियन का साइन, और उसके बाद सेट B है। सेट B में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5, इनका यूनियन लेना है। जब भी दो सेट्स का यूनियन लेना हो दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिख देते हैं, तो ये बनेगा 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक तो नंबर्स B में हैं, उसके बाद 2 लिख दिया 4 लिख दिया, यहाँ पे अब आएगा 6 8 और ये वाला 10, दोनों सेट्स के नंबर को इकट्ठा करके एक ही सेट में तरतीब से लिख दिया है।
नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 a माइनस बी। अब हमने a में से b को माइनस करना है। सेट a में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 माइनस इसमें से b को माइनस करना है। सेट b में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5। जब हम a में से b को निकालना है मतलब a में ऐसे नंबर्स जो b के लिखे हुए हैं वो निकाल देना है। यानी b में 2 लिखा हुआ है, यहाँ से 2 निकाल दिया। b में 4 लिखा हुआ है, यहाँ से 4 भी निकाल दिया। अब b में 6 नहीं लिखा, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया और 10 लिख दिया। यानी a में ऐसे नंबर्स जो b वाले एलिमेंट्स हैं वो निकाल दिए, तो बाकी ये नंबर्स बच गए। अब हमने a इंटरसेक्शन c फाइंड करना है, यानी a और c का इंटरसेक्शन लेना है। सेट a में एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन सेट c में एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 3 5 7 और 9। अब हमने इनका लेना है इंटरसेक्शन। जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेना हो इसका मतलब है दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स, एक जैसे एलिमेंट्स आंसर में लिखने हैं। तो यहाँ पर सारे इवन नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर सारे ओड नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ओड नंबर्स और इवन नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसलिए इसका आंसर एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट पार्ट नंबर 6। सबसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए को माइनस कर देना है। तो सेट यू में हमारे पास 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स हैं लगातार माइनस ए में हमारे पास सिर्फ 2 से लेकर 10 तक इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 और 10। जब हम 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स में से ये वाले इवन नंबर्स निकाल देंगे तो हमारे पास सिर्फ ओड नंबर्स बच जाएंगे 1 3 5 7 और 9। 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स में से ये वाले ओड नंबर्स यहाँ से निकाल दिए हैं, जो बाकी बच गए वो यहाँ पर लिख दिए। ये है ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u में से b को माइनस करना है। यानी सेट u में हमारे पास 1 2 3 से लेके 10 तक लगातार सारे नंबर्स हैं, उनमें से हमने b के एलिमेंट्स निकाल देने हैं। सॉरी, ये है सेट c के एलिमेंट्स को निकाल देना है। तो सेट c में हमारे पास 1 3 5 7 और 9 है। तो जब हम 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स में से सारे ओड नंबर्स 1 3 5 7 9 निकाल देंगे तो हमारे पास सिर्फ इवन नंबर्स बच जाएंगे 2 4 6 8 और 10। ये हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट है। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है तो ए कॉम्प्लीमेंट की जगह पर ए कॉम्प्लीमेंट वाला आंसर आ जाएगा, सेट आ जाएगा 1 3 5 7 9 यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 2 4 6 8 और 10। इन दोनों का हमने यूनियन लेना है। ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है और ये सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। जब इनका यूनियन लेंगे तो सारे ओड नंबर्स 1 से लेकर 9 तक ओड नंबर्स इधर लिखे हैं और 2 से लेकर 10 तक इवन नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं। तो ओड और इवन नंबर्स को इकट्ठा करेंगे तो ये लगातार 1 2 3 4 5 इधर है, 6 7 8 9 और 10 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7 ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए, जैसे कि हमने यहाँ पर फाइंड किया है।
बिल्कुल उसी मेथड से हमने ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे फाइंड करना है। यू में से ए को माइनस करना है। सेट यू में 1 से लेके 10 तक लगातार नंबर लिखे हुए हैं, माइनस सेट ए में हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10 सारे इवन नंबर्स लिखे हुए हैं। तो जब हम 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स में से ये इवन नंबर्स निकाल देंगे तो बाकी बचेगा 2, 4, 1, 3, 5, 7 और 9। ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट का ही सी के साथ यूनियन लेना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी इज इक्वल टू, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7 और 9। यूनियन ये सी है, सी वाला सेट है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9। सेट सी में 1 से लेकर 9 तक सारे ओड नंबर्स हैं। तो जब हम इनका यूनियन लेंगे तो इस सेट में और इस सेट में सारे ही नंबर सेम हैं, तो यही हमारे आंसर में आ जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9। मैंने इस सेट के और इस सेट के नंबर्स को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिख दिया है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8 यू कॉम्प्लीमेंट। यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से यू ही माइनस कर देना है। तो सेट यू है हमारे पास 1, 2, 3 से लेके लगातार 10 तक नंबर्स, माइनस यू 1, 2, 3 से लगातार 10 तक नंबर्स। अब 1 से लेकर 10 तक नंबर्स में से 1 से लेकर 10 तक ही नंबर निकाल देंगे, सेम सेम है दोनों सेट में, आंसर आएगा एम्प्टी सेट। यानी 1 से लेकर 10 तक नंबर्स में से यही सारे नंबर निकाल दिए तो बाकी एम्प्टी सेट बच गया है। यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 यूजिंग द वेन डायग्राम्स इफ नेसेसरी। है अगर वेन डायग्राम नेसेसरी हो तो फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग सेट्स। तो एक सिंगल सेट फाइंड करें जो इसी के इक्वल हो, और जहां पर वेन डायग्राम्स ज़रूरी हो वहां पर वेन डायग्राम्स बना के आंसर फाइंड करना है। वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये रेक्टेंगल सेट U को रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट, यानी किसी भी क्वेश्चन में मौजूद जितने भी सेट होते हैं U उन सब से बड़ा सेट होता है। और ये रेक्टेंगल डायग्राम में सेट U को, यूनिवर्सल सेट को जाहिर करती है। और इसमें जो सेट A है वो रेक्टेंगल के अंदर जो सर्कल होता है वो बाकी किसी भी सेट को जाहिर करता है। ये सेट A है। और A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है U माइनस A, यानी U में से A को माइनस कर दें। जब U में से A को माइनस करेंगे तो इसका मतलब है हमने पूरी रेक्टेंगल पे शेडिंग करनी है, सिर्फ U में से A को निकाल देना है, A वाले पोर्शन पर शेडिंग नहीं करनी। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइंस हैं ये शो कर रही हैं कि जब हम U में से A को निकाल देंगे तो जितने एरिए में ये ग्रीन लाइंस लगी हुई हैं वो वाला पोर्शन आंसर को शो करेगा। इस पोर्शन में जो नंबर्स लिखे होंगे वो हमारे आंसर का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2 A इंटरसेक्शन U। अब हमने A का और U का इंटरसेक्शन लेना है। याद रखें जो A है वो सेट U का प्रॉपर सबसेट है, और जब प्रॉपर सबसेट का U के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमेशा प्रॉपर सबसेट ही आंसर आता है, क्योंकि A एक छोटा सेट है और U एक बड़ा सेट है। तो जब छोटे सेट और बड़े सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमेशा छोटा सेट ही आंसर में आता है, इसलिए A जो है वो U का सब सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास A यूनियन U यूनिवर्सल सेट, यानी अब हमने A का और U का यूनियन लेना है। तो याद रखें जो A है वो U का प्रॉपर सबसेट है, यानी जो A है
वो U से छोटा सेट है। इसका मतलब है A के सारे एलिमेंट्स U में मौजूद होंगे। तो जब हम एक सबसेट और U एक सुपरसेट है, सबसेट और सुपरसेट का यूनियन लेंगे तो आंसर हमेशा सुपरसेट आता है। इंटरसेक्शन में हमेशा सबसेट और सुपरसेट के इंटरसेक्शन में सबसेट आंसर में आता है, और सबसेट और सुपरसेट के यूनियन में हमेशा सुपरसेट आंसर में आता है। और ए यूनियन एम्प्टी सेट, जब हमने ए का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेना है तो आंसर हमेशा ए आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई नंबर्स नहीं होते और सेट ए में कोई ना कोई नंबर ज़रूर होंगे। जब इनका यूनियन लेते हैं तो दोनों सेट के नंबर्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं, इसलिए ए और एम्प्टी सेट का जो यूनियन है वो ए ही आएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 5 है हमारे पास एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, यानी जब दो सेट एम्प्टी सेट्स का इंटरसेक्शन लें तो एम्प्टी सेट्स में तो पहले ही कोई नंबर नहीं होते, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर में भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। इसको यूं भी लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, यूज वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई द फॉलोइंग। वेन डायग्राम्स की मदद से हमने ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। सबसे पहले हम a माइनस बी को सॉल्व करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम है हमारे पास। उसके लिए जो ये रेक्टेंगल होती है ये यूनिवर्सल सेट u को रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर a और b ये दो सेट बनाएंगे। हमारे पास जो एक सर्कल है वो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा सर्कल सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी को माइनस कर देना है, यानी सेट ए वाले सर्कल में जो बी वाला पोर्शन है वो हम निकाल देते हैं। जो इन दोनों में सेम पोर्शन है वो निकाल देते हैं। तो जो ये वाली लाइंस हैं वो शो कर रही हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस शो कर रही हैं ए माइनस बी को। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है जो हमने सेट ए वाले सर्कल के अंदर ये लाइंस लगाई हैं। अब हमने इस साइड को सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास ये बी कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले हम दो सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये रेक्टेंगल सेट यू को रिप्रेजेंट करती है। ये हमारे पास एक सर्कल है सेट ए के लिए और ये हमारे पास एक सर्कल है सेट बी के लिए। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि u में से b को निकाल दें, यानी पूरे सेट u में से b को निकाल देना है। यानी जितने पोर्शन पे b वाला सर्कल है उस सर्कल पे हमने कलर नहीं करना, शेड नहीं करना। बाकी जो पोर्शन है वो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है, यानी u में से हमने b को, पूरे b वाले सर्कल को निकाल दिया है। तो ये b कॉम्प्लीमेंट है सिंपल। अब हमने क्या करना है, a और b कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब तो ये है कि हमने b वाले सर्कल को और a वाले का यूनियन लेना है। जब यूनियन लेंगे तो इन दोनों सर्कल्स पर शेडिंग होगी, कलर करेंगे। तो जब ए और बी इनका यूनियन लेंगे, दोनों पर कलर करेंगे, तो ये और ये सेम नहीं होंगी। लेफ्ट साइड का आंसर सिर्फ ये रेड वाली लाइंस हैं, जबकि इसके मुताबिक शेडिंग करेंगे तो ए और बी दोनों पर शेडिंग हो जाएगी, जो कि गलत होगा। दोनों साइड का आंसर सेम नहीं होगा। इसलिए आपने अपनी बुक में करेक्शन करनी है। इस यूनियन की जगह पे यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन आएगा। जब हम इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे तो फिर दोनों साइड्स का आंसर सेम आएगा। अब जबकि हम बी कॉम्प्लीमेंट, ये पूरी रेड ग्रीन वाली लाइंस, और ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका मतलब है हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा जो दोनों में कॉमन है, जो ए में भी ए भी है और इसमें बी कॉम्प्लीमेंट बी शामिल है, यानी यू में से बी को निकाल दिया है। ये वो वाला पोर्शन है, ये ए खुद भी है और ये वो वाला पोर्शन भी है जब हमने यू में से बी को निकाल दिया था। तो
यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें, जो ये वाला पोर्शन है और जहाँ पे जो रेड लाइंस वाला पोर्शन है वो वाला पोर्शन दोनों डायग्राम्स में सेम है। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि जिस पोर्शन में ये वाली लाइंस लगी हुई हैं वो लाइंस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को शो कर रही हैं और सेम पोर्शन जो है वो शो कर रहा है कि दोनों साइड्स का आंसर इक्वल है। बी में यहाँ भी शेडिंग नहीं हुई और बी में यहाँ भी शेडिंग नहीं हुई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले इसकी वेन डायग्राम बनानी है। तो ये रेक्टेंगल यू को रिप्रेजेंट कर रही है, जो एक सर्कल है ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो दूसरा सर्कल है वो सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब है हमने ए में से बी को निकाल देना है, यानी ए में जो बी वाला पोर्शन है वो हम निकाल देते हैं। इसका मतलब है ये ए में से हमने बी को निकाल दिया तो ये ए वाला पोर्शन बाकी बच गया। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू का आंसर है, यहाँ पर ये लाइंस लगी हुई हैं वो ए माइनस बी को शो कर रहा है। उसके बाद हमने ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए माइनस बी को निकाल दें, यानी ग्रीन लाइंस जो हैं यहाँ पर ये a माइनस बी को शो कर रही हैं और पूरे u में से a माइनस बी निकाल दें, यानी हमारे पास जो ये लाइंस हैं रेड वाली लाइंस ये हमारे पास a माइनस बी को शो कर रही हैं, यानी u में से हमने a माइनस बी निकाल दिया है। ये हमारे पास ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट आंसर है। तो हम यहाँ पर अब हमने इस रेड वाले पोर्शन का और बी का इंटरसेक्शन लेना है, यानी बी में और ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट में सेम पोर्शन कौन सा है, तो वो पोर्शन है हमारे पास ये वाला। ये पोर्शन जो बी वाला पोर्शन है ये सारे का सारा पोर्शन हमारे पास बी में और ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन है। ऐसे कह लें जहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को शो कर रही हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये रेक्टेंगल सेट यू को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें जो ए सर्कल है और ये बी का सर्कल है, राइट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ बी है, यानी हमने सिर्फ सेट बी पर बी वाले सर्कल पर शेडिंग करनी है, कलर करना है। यानी हम यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं कि इस डायग्राम में जिस पोर्शन में ये वाली लाइंस लगी हुई हैं वो वाली लाइंस सेट बी को जाहिर कर रही हैं। तो देखिए दोनों डायग्राम्स में जो ये वाला पोर्शन है वो दोनों में सेम है। ये लेफ़्ट साइड का आंसर है और ये राइट साइड का आंसर है। दोनों डायग्राम्स में सेम पोर्शन लेफ़्ट साइड को और राइट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है दोनों साइड्स का आंसर इक्वल है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।